ओके, वेलकम बैक बच्चों। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने सारी थ्योरी को पढ़ डाली। इस चैप्टर में जितने भी थ्योरी था, जितने भी सवाल थे सब्जेक्टिव, उन्हें तो मैं यहाँ पर निपटा डाला हूँ। ठीक है, जिस तरह के सवाल बन सकते थे मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पर आप लोग के लिए लाया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लेसन, वो है ऑब्जेक्टिवों का। क्योंकि अगर बिहार बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको 50% ऑब्जेक्टिव का क्या होनी चाहिए, आंसर देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली मैं लेकर आया हूँ 100 क्वेश्चन। इस चैप्टर में 100 प्लस यानी 100+ क्वेश्चन लेके आया हूँ। ऑब्जेक्टिव कितना, 100+। ठीक है, सो स्टार्ट करता हूँ। ठीक है बच्चों, और देखते जाओ बस, है ना। ओके, स्टार्ट नाउ। सो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, क्या दो या दो से अधिक यानी दो हो या दो से ज्यादा भी हो, अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। तो याद करो बच्चों, मैंने अभाज्य संख्या के बारे में क्या बताया था आप लोग को, कि वैसी संख्या जिसको कोई भाग न लगा सके, और भाग लगा भी सके तो या तो खुद से लगेगा, नहीं तो एक से लगेगा। मैंने ऐसा एग्जाम्पल बताया था कि या तो अपने बाप का सुनेगा, नहीं तो खुद का सुनेगा। ठीक है, और मौसा का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब जरा सोचिए, कोई भी दो हो या दो से ज्यादा हो, सपोज कीजिए कि ये भी अभाज्य संख्या है एक। ठीक है बच्चों, और इधर भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, और इधर भी अभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, तीन अभाज्य संख्या है। तो इसमें भी इसका जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो इसका मतलब या तो एक से लगा होगा, नहीं तो खुद से लगा होगा। ठीक है बच्चों, इधर भी क्या हुआ होगा, एक से लगा होगा, नहीं तो खुद से लगा होगा। ठीक है बच्चों, और इसमें भी एक से लगा होगा, नहीं तो खुद से लगा होगा। तो इस तीनों में कॉमन कौन है, ये है ना, एक है ना जो तीनों में कॉमन, यानी एक ही ऐसा भाई साहब है जो हर किसी को भाग लगा सकता है। ठीक है, चाहे कोई भी संख्या हो, अभाज्य संख्या जैसे 2, 5, 7। ठीक है बच्चों, ये सब अभाज्य संख्या है। तीन भी अभाज्य संख्या है, इसमें जो है किसी दूसरे संख्या से हम भाग नहीं लगा सकते, या तो खुद से लगा सकते, नहीं तो एक से। ठीक है बच्चों, तो दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा कितना हो गया, एक। तो इसका आंसर क्या होगा, 8। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन क्या है, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो बच्चों अनंत, यानी दो परिमेय संख्या। जरा आप सोच के देखिए, जैसे यहाँ पर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या, एक। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर लिख रहा हूँ दो। ठीक है बच्चों, जरा सोच के देखो, एक भी परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि एक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये भी तो P/Q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है। और दो को भी हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, 2/1, ये भी परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच में कितने परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, परिमेय। ओके, तो परिमेय कैसे पता करेंगे, जरा सोच के देखिए। 1, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 3/2। ठीक है, यहाँ पे 3/2 मतलब अगर 2 से इसको भाग देंगे तो 1.5 आएगा। ठीक है, 1.5 भी तो इसके बीच में आता है, और आ सकता है जैसे 7/6। देखो बच्चों, जब भी ऊपर वाला बड़ा होता है नीचे छोटा होता है, जैसे 6 से भाग लगाएंगे इस 7 में, ध्यान से देखो। ठीक है, 6 से तो ये एक, तो ये तो 6 आने वाला है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद जो है यहाँ पर एक बचने वाला, फिर यहाँ दशमलव दोगे, फिर यहाँ पर 0 आएगा, 6 कम 6। ठीक है, 4 बचेगा, मतलब 1.1, यानी ये तो एक से ज्यादा है ना। तो इसमें बहुत सारे, एक से लेकर ये मान लीजिए दो परिमेय संख्या उठा, इसमें बहुत सारे संख्या ऐसे होंगे, बहुत सारे। ठीक है, जिसको हम गिन नहीं सकते कितने संख्या होंगे इस तरह का, 7/6, सपोज कीजिए 17/16, इस तरह का बहुत सारा संख्या होगा। ठीक है, तो ये सब जो है कितने हो गए संख्या, हम गिन नहीं सकते, अनंत है। इसलिए इसका आंसर होगा दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन तीसरा क्या है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो सब बच्चों को पता है अभाज्य संख्या यानी सिर्फ और सिर्फ या तो खुद से भाग लगने वाला है, नहीं तो एक से, उसके अलावा किसी और से नहीं। तो 8 में बच्चों जो है 2 से भी लग जाता है, 4 से भी लग जाता है, 8 से भी लग जाता है। इसमें तो 2-3 हो गए जो 8 को भाग लगा सकता है। 9 में भी बच्चे क्या होता है, 3 से लग जाता है, ठीक है बच्चों, खुद 9 से लग सकता है। तो इसमें भी बहुत सारे हो गए। 11 एक ऐसा इकलौता मात्र है जो 11 को सिर्फ और सिर्फ या तो 1 से लगा सकते हो, नहीं तो 11 से, इसके अलावा किसी और से नहीं लगा सकते हो। तो इसका आंसर सी होगा। अब 15 की बात करूँ तो 15 को 3 से भी लगा सकते हो, 5 से भी लगा सकते हो, ठीक है बच्चों। 15 से भी, यहाँ पे भी 1 से ज्यादा हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 11, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का मौसा 25 है और लसा 50 है, तो संख्या गुणनफल क्या होगा। तो याद करो बच्चों, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, HCF A, B, ठीक है बच्चों, इंटू LCM A, B बराबर A इंटू बी। यानी अगर किसी संख्या का, दो संख्या का मौसा और उसका लौसा दोनों को गुना करते हैं तो वो जो है उस संख्या के गुना के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, दो संख्या का मौसा 25 है और लौसा कितना है, 50 है। यानी ध्यान से देखो, वो संख्या क्या होगा, मौसा कितना दिया है तुमको, 25 दिया हुआ है, ठीक है, और लौसा कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। तो वो संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब 25 गुने 50 होगा। तो उस संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो सिंपल है, इस दोनों का गुणा कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो उस संख्या का गुणनफल क्या होगा, 25 इंटू 50 कितना होगा, ध्यान से सोचो, 25 पंचे कितना होता है, 125, ठीक है, और एक जीरो आ जाएगा, यानी 1250। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। इसी तरह से आप लोग को जो है एग्जाम में सॉल्व करना है सभी क्वेश्चन को बिना टाइम गवाए, ठीक है। और एग्जाम में वैसे क्वेश्चन को पहले ढूंढना है जो आसानी से बन जाए, ठीक है, नहीं तो वरना टाइम बर्बाद हो जाएगा और फिर पीछे हो जाओगे, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, फिर से एक और क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो बस आप लोग को कुछ भी नहीं सोचना है, क्या सोचना है बच्चों, कि जो खुद से लगे या नहीं तो 1 से लगे, इसके अलावा किसी और से ना लगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, 15, इस सब 15 को तो अच्छे से जानते हो कि ये 3 से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा, इसको रिजेक्ट करो, छोड़ो इसको। 12 में भी 3 से, 4 से, है ना, 6 से लग जाएगा, छोड़ो इसको। 75 में भी 3 से देखो लग जाएगा, 25 या 75 होता है, ठीक है। 25 से लगेगा, 5 से लगेगा, 15 से लगेगा, बहुत सारे ऐसे संख्या है, ठीक है। तो इसको भी छोड़ दो। 23 एकमात्र ऐसा है जो, देख लो, सोच लो, 23 किसी भी संख्या के पहाड़ा में नहीं आता, भाग लगा के देख सकते हो, ठीक है। आएगा भी, भाग लगे, ऐसे नहीं कि भाग नहीं लगे, दशमलव में आएगा, तो दशमलव का कोई मतलब नहीं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मौसा उसो जो है किसी भी संख्या का दशमलव में नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो है 23 एक ऐसा संख्या है जो या तो 1 से लगने वाला है, नहीं तो खुद से लगने वाला है। यानी 23 को 23 ही काट सकता है, नहीं तो 1 काट सकता है। एक तो वैसे सबको काट सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं, इसका मतलब अपरिमेय नहीं है बच्चों, इसका मतलब परिमेय हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो परिमेय पूछ रहा है तो इसका मतलब वो P/Q के रूप में होगा। तो ध्यान से देखो, रूट 11 तो ये तो रूट में से निकलेगा ही नहीं, ठीक है, तो ये तो अपरिमेय है। लेकिन ध्यान याद रखना, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन बिना पढ़े बस देखता है निम्न में से कौन अपरिमेय है और तुरंत जो है आंसर देने चल जाता है और क्वेश्चन का आंसर दे देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो गलती नहीं करनी है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, परिमेय संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो ये तो अपरिमेय है और आपसे पूछ रहा है परिमेय, ये भी अपरिमेय, क्यों, क्योंकि रूट 15 भी वो अपरिमेय है। ध्यान से देखो, डी भी ऑप्शन देखो, √5, ये सब अपरिमेय, ये सब मैंने प्रूफ करना सिखाया था, ठीक है। अगर आप लोग ने होमवर्क कंप्लीट किया होगा तो जरूर आप लोग का आइडिया होगा, ठीक है। और यहाँ पर √9 है और √16 है बच्चों। तो जरा इसको आगे बढ़ाओ, तो √9 को क्या लिख सकते हो, 3 गुने 3, ठीक है बच्चों, और ऐसे रहने दो। और √16 को क्या लिख सकते हो, 4 गुने 4, ठीक है बच्चों। यहाँ से एक जोड़ा लगा के निकाल लो, यहाँ से एक जोड़ा लगा के निकाल लो, तो ये कितना आने वाला है,
3 निकल के आने वाला और यहाँ से 4 निकल के आने वाला, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12, और 12 को 12/1 लिख सकते हो, यानी p/q के रूप में है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। तो हमसे वही पूछ रहा था क्या परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब परिमेय चुनना है, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलन करने की तकनीक है। तो बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जब मैं पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक टेक्निक है। किस चीज का टेक्निक है, तो वो मौसा निकालने का टेक्निक है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का चाहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक को मतलब पूर्णांकों का क्या करता है, तो वो मोशन निकालता है। ठीक है, यानी HCF निकालता है। और मैंने सीखा भी था कि दो संख्या दिया रहता था, वहां पे बोलते थे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसका HCF और LCM निकाले। ठीक है बच्चा, फिर से 8वां क्वेश्चन है क्या, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, यानी परिमेय आपको पहचानना है कौन है। ठीक है, तो जरा सोचो, √6 अपरिमेय, क्योंकि ये रूट में से बाहर पूरे कंप्लीटली रूप से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इस पर रूट हमेशा लेफ्ट का ही रहने वाला है। रूट अंडर ये है 4 + √5, ये इस तरह का मैंने सवाल अभी लास्ट क्लास में ही प्रूफ किया था कि यह अपरिमेय, क्यों, क्योंकि एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो वो अपरिमेय ही आने वाला है। इस क्वेश्चन में देखो बी क्वेश्चन में क्या है, 2√2/√2, तो ध्यान से देखना 2√2 अब बट्टे क्या है √2, तो ध्यान से देखो, आपको बस जो है फंसाने के लिए यहाँ पर दिया जाता है, √2 से √2 कैंसिल हो गया तो ये 2, तो ये परिमेय हो गया। और +3 भी तो परिमेय है ना, क्योंकि 3 को क्या लिख सकते हो, 3/1 ना, प्लस लिखा हुआ तो क्या हुआ, प्लस है तो है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको 2 को भी 2/1 लिख सकते हैं, यानी इसका आंसर 2 को हो गया, एगो ये और एगो ये। ठीक है, यानी ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन 9वां पर डिस्कस करते हैं। 9वां क्या है, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। बच्चों क्रमिक का मतलब होता है लगातार, तो आप लोग को सम संख्या के बारे में तो आइडिया है ही। सम संख्या मतलब वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए। ठीक है, यानी 2 से पूरा पूरा कट जाए, वो होती है सम संख्या। और मैंने इसके लिए एक और एग्जाम्पल बताया था कि जिसके लास्ट में क्या क्या हो बच्चों, जिसके लास्ट में क्या क्या हो, 0 हो। ठीक है बच्चों, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सब लास्ट में हो ना, तो वो क्या होते हैं, सम संख्या होते हैं। हालांकि यहाँ पे सम संख्या के बारे में नहीं वो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है दो क्रमिक सम संख्या, यानी लगातार कोई भी दो लगातार सम संख्या उठा लो। बच्चों मान लो कि मैंने यहाँ पर 2 लगातार, ये नहीं कि 4 उठा लिया फिर 8, ये लगातार नहीं, क्योंकि 4 और 8 के बीच में एक सम संख्या 6, इसलिए 2 लगातार यानी ये दोनों को उठाना पड़ेगा। और उसका कहता है HCF निकालने के लिए, तो बच्चों बहुत ही आसान है। 4 को उठाए तो ये 2 × 2। ठीक है बच्चों, और 6 को उठाए तो ये कितना होगा, 2 × 3। ठीक है बच्चों, यानी कोई भी सम संख्या उठाएंगे तो उसमें 2 तो होगा ही, क्यों, क्योंकि 2 से तो भाग लग ही रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 लगातार सम संख्या में कॉमन चीज क्या है, वो है 2, यानी इसका 2 लगातार सम संख्या का मौसा कितना हो गया, 2। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 10वां, 1400 में 2 के अधिकतम घात क्या होगा, यानी 2 की सबसे ज्यादा पावर 1400 में कितना होगा। तो सिंपल है, 1400 का करेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करो, तोड़ो, तो 2 से लगाओगे तो ये 700 आएगा। ठीक है बच्चों, फिर 2 से लगाओगे तो ये 350 आएगा। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पर 2 से लगाओगे तो कितना आने वाला है, ओके 175। ठीक है बच्चों, अब ये 2 से नहीं लगने वाला है, ये किससे लगने वाला है, देखो 3 से लगता है क्या, नहीं लगेगा, तो 5 से लगाओ, 5 × 3 = 15। ठीक है बच्चों, और 5 × 3 = 15, तो बच गया 2, और उधर 2 × 5 = 25, फिर यहाँ पर 5 से ये आ गया 7। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान से देखो, 2 की अधिकतम घात, यानी 2 यहाँ पर कितने बार है, जरा ध्यान से देखो। अगर 1400 को तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 × 2 × 2। ठीक है बच्चों, और ×5 × 5 × 7। ठीक है बच्चों, और इसको आगे बढ़ाओगे तो ये क्या लिखोगे, 2 कितने बार है, 3 बार है, तो 2 के पावर 3 × 5 के पावर 2 × 7। ठीक है बच्चों, तो 2 के पावर 3, यानी 2 की ज्यादा से ज्यादा पावर यहाँ पर कितनी है, 3 है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अगला क्या होगा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
11। ठीक है बच्चों, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? फिर से एक और वही जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसा ही क्वेश्चन है। क्या है? निम्न में से कौन अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या मतलब या तो खुद से लगने वाला, नहीं तो एक लगा सकता है। तो 8 में तो 2 से भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, 9 में भी 3 से लग रहा है, इसको छोड़ो। 15 में भी 3 से लग रहा है, 5 से लग रहा है, इसको छोड़ो। 11 ये ऐसा है जो या तो खुद से लगने वाला है, 11 ही लगा सकता है उसको भाग, नहीं तो 1 से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्या है? निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? यानी आपको क्या चुनना है? अपरिमेय संख्या। तो ध्यान से देखो, ये रूट अंडर 9 है, इसका मतलब क्या हुआ कि रूट अंडर 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, रूट के अंदर, और यहाँ से एक जोड़ा लगा के निकाल लेंगे, यानी 3 निकल गया, और 3 तो परिमेय संख्या है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है बच्चों, 49 लिखा हुआ है, तो 49 इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? 7 × 7। ठीक है बच्चों, ओके। तो यहाँ पर जो है 7 × 7, तो इसमें से भी 7 निकल के बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ पर 25 लिखा हो, रूट अंडर 25, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 × 5। ठीक है, और यहाँ से एक 5 निकल के बाहर आ गया। ठीक है, और रूट अंडर 20 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, 2 × 2 × 2 दूना 4 पंचे 20। ठीक है, तो यहाँ से एक 2 निकल के बाहर आएगा, यानी ये 2 तो बाहर निकल के आएगा, लेकिन रूट अंडर 5 अंदर ही रह गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है, ये तो हो गई अपरिमेय, क्योंकि मैंने ऐसा लास्ट क्लास में सिद्ध करना सिखाया है। देखो, एक परिमेय और अपरिमेय दोनों का गुना किया था, अपरिमेय हो गया। तो इनमें से पूछ रहा है कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि 20 को जब हम सॉल्व किए तो ये 2√5 आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। संख्या 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा? सिंपल है, संख्या कितना कर रहा है? 25 और 50, यानी यहाँ पर A कितना दिया हुआ है? 25, और B कितना दिया हुआ है? 50। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा? तो ध्यान से देखो, हमने क्या पढ़ाया था? HCF A, B इंटू LCM A, B बराबर A × B। ठीक है बच्चों, तो यानी हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर? HCF 25,50 गुने LCM 25,50। ठीक है बच्चों, बराबर, तो ये किसके बराबर होगा? 25 × 50 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, जब ये इसके बराबर होगा, है ना, तो हमसे क्या पूछ रहा है? संख्या का क्या पूछ रहा है? 25 और 50 का HCF का और LCM का गुणनफल, यानी इसका गुणनफल मुझसे पूछ रहा है, यानी ये हमसे पूछ रहा है डायरेक्टली, है ना। तो जब हमसे ये पूछ रहा है ये किसके बराबर? 25 × 50 के बराबर। जब 25 और 50 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 25 और 50 को गुना करने पर ये आने वाला है 1250। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या आपको पहचानना है। तो आप सभी बच्चों जानते हैं कि जो है √3 अपरिमेय है, √5/5 ये क्या है? तो जरा ध्यान से देखो, √5 को तो ऐसे ही रहने दो। ठीक है बच्चों, और 5 है ना, 5 ये तो ऐसे लिखा हुआ है, तो जरा ध्यान से देखो, √5 को ऐसे ही रहने दिया, और 5 को हम क्या लिख सकते हैं? √5 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, जब इस तरह का लिखेंगे √5 × √5, तो रूट में रूट से गुना होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, वैसे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, 5 से एक √5 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमें क्या बच गया? 1/√5, और ये 1/√5 भी अपरिमेय होता है, तो इस पे भी ये तो अपरिमेय हो गया, मुझे इस पे ध्यान नहीं देना है। फिर यहाँ पर देखो, √7, सबको पता है कि इसमें से रूट में से निकल ही नहीं पाएगा, ये भी अपरिमेय। लेकिन बच्चों सी ऑप्शन को देखोगे ध्यान से, इसको देखोगे तो ये क्या है? 2 - 2, इसका मतलब ये 0 आएगा। अब बच्चों हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं ना। देखो, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, यानी ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, क्या हो गया? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो हमसे पूछ ही रहा है कौन है, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, ऐसे दिमाग लगाना है, हर क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, मजा आने वाले भैया। ओके, अब अगला क्वेश्चन क्या है? 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा बच्चों? तो याद करो, मैंने क्या बताया था
किसी भी परिमेय संख्या, ये 6/15 जो है बच्चों, ये 6/15 क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो मैंने बताया था किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है नहीं तो अशांत आवर्ती होता है। यानी शांत होगा तो उसका दशमलव के बाद वो रुक गया होगा, और अशांत होगा इसका मतलब वो दशमलव के बाद रुका नहीं होगा। लेकिन आवर्ती है तो आवर्ती मतलब वही चीज बार बार रिपीट हो रहा होगा दशमलव के बाद। ठीक है बच्चों, कुछ संख्या जो है बार बार रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, और तो उसको मैंने एक टॉपिक से लेकर पढ़ाया था कि लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए बच्चों कि जो है उसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो मैं वहां पर क्या बताता था कि बच्चों क्या करना है, ऊपर और नीचे दोनों को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेना है। तो 6 को बच्चों 2 गुने 3 लिखोगे और 15 को 3 गुने 5 लिखोगे। ठीक है बच्चों, तो जरा ध्यान से देखो, एक 3 से तो एक कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2/5। और मैंने क्या बताया था वहां पर कि नीचे को आपको देखना है, अगर यहाँ पर 2 और 5 यानी 2 भी है और 5 भी है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता था कि उसका दशमलव प्रसार शांत होता था। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 हो, चाहे सिर्फ और सिर्फ 2 हो, या 2 5 के अलावा कोई तीसरा भी हो, ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में जो है उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता था। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर, महत्तम समापवर्तक यानी महत्तम समापवर्तक से डरना नहीं है। महत्तम समापवर्तक यानी LHCF, ठीक है, A, B गुना है ये लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है HCF A, B, ठीक है बच्चों, और गुने ये क्या है, लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM A, B, ठीक है बच्चों, बराबर होगा। क्या होता है आप सबको पता है, A गुने B होता है कि नहीं होता, ये फॉर्मूला तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, C होगा, A गुने B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। यानी 625 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। तो बिंदास तोड़ते चलो, 625 का तोड़ोगे, दो से लगने वाला है क्या, नहीं लगे क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 से लगाओ बच्चों। तो 5 से लगाओगे तो ये कितना आने वाला है, 5 एकम 5 और इधर बच गया 1, तो ये हो गया 5 दूना 10। ठीक है बच्चों, और ये 5 दूना 10 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ओके ओके, तो यहाँ पर 2 बच गया और ये 5 25। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पर जो है 5 से लगाओ बच्चों, फिर ये कितना होने वाला 25, फिर यहाँ पर 5 से लगाओ बच्चों, तो ये आने वाला 5। यानी जरा आप ध्यान से देखो, 625 को हमने क्या लिखा, 625 को लिखा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है, 4 बार। और जरा सोचो, 5 अगर गुने 4, 5 जो है 4 बार गुना में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके वो 5 के पावर 4 लिख सकता हूँ, यानी 5 का अधिकतम घात, घात मतलब पावर। ठीक है, कितना है यहाँ पर, 4 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होता। मैंने यहाँ पर लास्ट वाले सवाल में भी, मतलब इससे पीछे जो सवाल किया था वहां पे भी बताया था कि दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होते हैं। कितने, अनंत। वो नंबर लाइन खींच के मैंने दिखाया था कि यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था, इसके बीच में बहुत सारे संख्या था। ठीक है, वही तो अनंत होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकती है, ये बात सही है या गलत। तो जरा ध्यान से देखो बच्चों, क्या करा, एक परिमेय संख्या यानी मान लो कि मैंने 2 ले लिया, और एक अपरिमेय संख्या यानी √3 ले लिया। तो बच्चों जब इस दोनों का गुना करेंगे तो ये 2√3 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है कि जो परिमेय और अपरिमेय का गुना करने पर मुझे अपरिमेय मिल रहा है, और ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या एक परिमेय संख्या ले लूं और एक अपरिमेय संख्या ले लूं और इसका करूँ क्या, गुना। तो क्या गुणनफल जो अपरिमेय संख्या आएगा, तो बिल्कुल आएगा बच्चों, ये मैंने यहाँ पर देखा। तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ ये सही बात कर रहा है। तो हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, सही बातें है तो सही है यार, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, दो परिमेय संख्या के बीच में अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो वही सवाल है फिर से, यानी दो परिमेय संख्या के बीच में, दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, अनंत। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, 21वां नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या मतलब फिर से यहाँ पर तुम्हें चुनना है कि जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है बच्चों, तो जरा ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन क्या है,
√64/√36 यानी √64/√36, ठीक है। इसको लिखोगे तो 64 को क्या लिखोगे, √8 × 8, ठीक है बच्चों। और 36 को √6 × 6, ठीक है। यहाँ से भी 6 जोड़ा लगा के निकल गया, यहाँ से भी, तो यहाँ पे आ गया 8 और ये 6, ये तो P/Q के रूप में है, ये पर में है, ठीक है। √81 को ध्यान से देखो, √9 × 9 लिखोगे और ये भी, इसमें से भी 9 निकल गया, ठीक है। ये 49/9 को देखो, √49/9 को देखो, √9 को, तो यहाँ से 7 × 7 लिख लोगे 49 को, और √9 को 3 × 3 लिख लोगे, ठीक है, लिख लोगे कि नहीं। और यहाँ से भी 3 निकल गया, यहाँ से 7 निकल गए, तो 7/3 ये भी पर में, लेकिन हमसे पूछ रहा पर में, यानी बच्चों ध्यान से देखो, सी ऑप्शन जो है √5 है, इसमें से रूट में से निकलने वाला है नहीं, तो ये क्या होगा, पर में, ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। बच्चों क्या करते हैं, एक वृत्ताकार पथ है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक जो है गोलाकार रोड है, ठीक है बच्चों, क्या है, रोड, ठीक है। और इस पर क्या करता है कि एक ही स्थान से, मान लो कि यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, ठीक है। और कितने, 3 धावक, यानी दौड़ने वाला 3 है, ठीक है। एक ये रहा, ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। ये 3 आदमी यहाँ से दौड़ना इधर की तरफ स्टार्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ कर रहा है, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे लगे, फिर सॉरी, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे और 8 घंटे समय लगता है। यानी एक आदमी को 3 घंटे का समय लगता है, दूसरे को 4 घंटे, और तीसरा महालेजी, इतने मोटू रहा होगा, ठीक है, 8 घंटा समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा, यानी एक एवरेज चीज यहाँ पर निकाल के बताना है। यानी तीनों अगर मीडियम स्पीड से दौड़ता, एक तो काफी तेज एकदम बिल्कुल घोड़े की तरह दौड़ा होगा, 3 घंटे में पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो है तीनों किस तरह से दौड़ता, कि जो है वो तीनों का प्रस्थान बिंदु पुनः जो है, तीनों आदमी दौड़ते दौड़ते, मान लो कि जो सबसे पहले तेज दौड़ा है वो तो सबसे पहले यहाँ पे पहुंच जाएगा, दौड़ते 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 पहुंच गया, ठीक है। ये ऐसे दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये जो मोटू था, जो 8 घंटे में एक चक्कर मारता है, वो तो अभी रास्ते में ऐसे ही दौड़ता रहेगा, ठीक है। और ये एक बार चक्कर मार दिया होगा, ये दोबारा आ गया है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है भाई, तू अभी एक भी चक्कर नहीं लगा है मोटू कहीं ऐसा ना बोल दे, भाई मैं एक चक्कर लगा चुका हूँ, दूसरा मार रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों, और ये तीसरा भाई साहब भी दौड़ रहे थे, तो ये भी दौड़ता रहेगा। तो मतलब वो तीनों एक जगह फिर कब आएगा, तो मान लो यहाँ पर तीनों आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि तीनों सेम सेम चक्कर मारा, हो सकता है मोटू जो है एक ही चक्कर में यहाँ पर हो, अभी ये 2-3 घंटे वाला पहले दौड़ के बहुत तेजी में दौड़ के यहाँ पे आ गया, और ये भी यहाँ पर आ गया। तो ये कब किस समय पर होगा, तो इसका मतलब है इस तीनों का, जो तीनों का समय है ना, उसका क्या कर दू, मौसा निकाल दू, यानी HCF निकाल दू, ठीक है। क्या निकाल दू, HCF। तो जरा ध्यान से देखो बच्चों, 3, 4 और 8, यानी 3 को क्या लिखोगे, 1 × 3, 4 को क्या लिखोगे, 1 × 4, सॉरी 2 × 2, और 8 को क्या लिखोगे, 2 × 2 × 2, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः कब मिलेगा, यानी HCF नहीं बच्चों, क्या निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा, सॉरी बच्चों, क्या, LCM, ठीक है बच्चों। तो LCM निकालना पड़ेगा। इसका मतलब पहले तो ये दोनों मिल रहा है इसमें, तो ये रख लेते हैं, यहाँ पे भी ये 2 मिल रहा है, तो इसको भी रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 × 2, यानी इसके लिए भी एक 2, इसके लिए भी 2, उसके अलावा क्या क्या बच गया, तो यहाँ पर 2 बच गया और 3 बच गया। इसका मतलब 2 दूना 4, 2 दूना 8, 3 24, यानी 24 घंटे हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा, ठीक है, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू किया, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः जो है बच्चों
एक को 1 घंटा लगा, दूसरे को 3 घंटा और तीसरे को 5 घंटा समय, तो तीनों का प्रस्थान बिंदु पर पुनः कब मिलने का समय होगा। तो फिर से यहाँ पर क्या करना है, तीनों का क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, एक का तो 1 × 1 लिखोगे, नो डाउट इसमें, है ना। और 3 का 1 × 3 लिखोगे, और 5 का 1 × 5 लिखोगे। ध्यान से देखो, तो एलसीएम निकालना, यानी कोई किसी में तो मैच कर ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है कितने घंटे में मिलने वाला है, 3 × 5 15 घंटे में। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √2 क्या है। तो बच्चों बहुत ही मतलब ये क्वेश्चन इतना इजी है ना, क्या बताओ। ठीक है, इतने इसको प्रैक्टिस किया है। √2 क्या है बच्चों, रूट में से निकलेगा नहीं तो अपर में है, सिंपल सी बात है यार, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, √3 क्या है। ये सबको पता है, ये भी एक अपर में संख्या। बच्चों याद रखना, परे में अपर में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन है 26 नंबर, यदि x² - 5x + 4, ठीक है बच्चों, बराबर 0 है तो x का मान ज्ञात करें। सिंपल है बच्चों, x का मान ज्ञात करना, यानी बच्चों ये क्या है, द्विघात समीकरण है। अभी आप लोग को आइडिया नहीं होगा, है ना। और अगर जो बच्चे द्विघात समीकरण के बारे में पहले से जानते हैं उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, वरना घबराने की बात नहीं। ये थोड़ा सा मैं एक ऐसे कह लो कि थोड़ा सा चिप क्वेश्चन ले लिया हूँ। ठीक है, जो सिलेबस में नहीं होता लेकिन फिर भी नॉलेज को डेवलप करने के लिए यहाँ पर ले लिया हूँ। ठीक है, तो सिंपल है, x का मान क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो x² - 5x + 4 = 0 है बच्चों। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर जो है ओके, क्या लिख सकते हो, x² को गुणनखंड विधि से यानी फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर रहा हूँ, x² - 4x। ठीक है बच्चों, और -x + 4 = 0। ये कैसे हुआ, तो जरा ध्यान से देखो, अभी भी वही चीज लिखा हो, यानी -4x और -x, तो ये -5x हो जाने वाला, और ये 4 तो 4 ही लिखा हो, ये तो ऐसे ही लिखा है ना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, x दोनों में से कॉमन ले लेंगे, क्योंकि x² है यहाँ, मतलब x × x 2 बार है, और यहाँ पे भी x है, यानी कॉमन ले लेते हैं, यानी जो दोनों में है उसको चुरा लेते हैं। तो यहाँ पर एक x बच जाएगा और इधर 4 बच जाएगा, और यहाँ पर -1 कॉमन ले लेते हैं। क्या, -1, क्योंकि 1 तो सबके साथ है ना, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले, इसका मतलब ये प्लस अब माइनस हो जाने वाला, तो माइनस रहेगा, और ये यहाँ पर 4 का 4 ही रहने वाला, = 0। अब फिर इस दोनों में ये कॉमन है ना, x - 4 और x - 4, तो x - 4 कॉमन ले लिए, तो इधर क्या बच गया, x बच गया, इधर -1 बच गया। ठीक है, x - 1 = 0। अब बच्चों ध्यान से देखो, दो चीज क्या गुना में 0 लिखा हुआ है, दो चीज यानी ये भी और ये भी गुना में 0 है। जैसे यहाँ पर समझ सकते हो बच्चों, क्या, मान लो कि लिखा हुआ a × b = 0, इसका मतलब या तो ये 0 होगा तो 0 × b तो भी 0 हुआ होगा, या तो a × 0 हुआ होगा तो भी 0 होगा, या नहीं तो दोनों 0 रहा होगा तो भी गुना करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि x - 4 भी 0 होगा और x - 1 भी 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो x - 4 0 हो गया, यानी x यहाँ पर रहने वाला है, -4 है, तो उधर जाने पर क्या हो जाने वाला है, +4, यानी x बराबर क्या आ गया, 4। और यहाँ से x बराबर कितना आया, x बराबर आया, ये माइनस उधर जाएगा तो +1। अब बच्चों बताओ, 4 कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या या पूर्णांक है, क्या है। तो जरा ध्यान से देखो, 4 जो है हमारा पूर्णांक है और 1 भी हमारा पूर्णांक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए होगा। कौन सा, ये वाला। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन, 3√3 क्या है बच्चों। तो सबको पता है 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि देखो एक परिमेय एक अपरिमेय है, दोनों को गुना करेंगे तो ये परिमेय आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, 28वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ओके बच्चों, 28वां नंबर क्वेश्चन है 28.12111211, ठीक है, 2। तो बच्चों यहाँ पे दशमलव प्रसार आसान था, यानी दशमलव के बाद ये रुका हुआ नहीं है, लेकिन आवर्ती भी नहीं। आवर्ती का मतलब होता है वही चीज बार बार रिपीट होना। जैसे देखो यहाँ पर है 12 और यहाँ पर लिखा है 112 और यहाँ है 1012। ठीक है, ठीक है बच्चों,
तो इसका मतलब है कि 12 12 बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 12 था तो इधर भी 12 होता, फिर 12 होता, फिर 12 होता, लेकिन यहाँ पर 12 था, यहाँ 112 हो गया, फिर यहाँ 1012 हो गया। इसका मतलब बार बार कोई चीज रिपीट नहीं हो रहा है, यानी अनावर्ती है। तो जब इसका दशमलव प्रसार अशांत भी है और अनावर्ती भी हो, मतलब बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो वो होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में पाई बटे 2 क्या है बच्चों? तो मैंने क्या बताया था कि पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। और जरा सोचो कि किसी भी अपरिमेय संख्या में हम 2 से भाग दें, यानी पाई बटे 2 करें, तो क्या फर्क पड़ता है? अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या से भाग दे रहा है तो ये टोटल फिर से क्या कर देगा? अपरिमेय कर देगा। ठीक है बच्चों, क्या कर देगा? अपरिमेय। तो इसका आंसर क्या होगा? यही होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है बच्चों? तो सबको पता है 2 माइनस रूट 3, ये सबने प्रूफ करना मैंने सिखाया था बहुत अच्छे से। 2 माइनस यानी एक परिमेय संख्या दूसरा अपरिमेय संख्या, इस दोनों को घटा रहे थे, इसका मतलब है कि वो क्या आने वाला है? अपरिमेय ही आने वाला, लेकिन हमसे पूछ रहा है परिमेय संख्या। दूसरा क्या है? रूट अंडर 5, ये रूट में से निकलने वाला है नहीं भाई साहब, तो ये भी क्या होने वाला है? अपरिमेय संख्या। यहाँ पे रूट अंडर 6 ये भी नहीं निकल पाएगा, कितना भी कोशिश कर ले भाई तू नहीं निकल पाएगा। ओके, सो ये भी क्या है? अपरिमेय है। लेकिन बच्चों 2 रूट 3 बटे रूट 3, जरा ध्यान से देखो, 2 रूट 3 बटे रूट 3, तो ये तो रूट 3 से रूट 3 गया, ठीक ना ठाकुर, तू तो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? 2, और 2 को 2 बटा 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या है? परिमेय संख्या। सो हमसे क्या पूछ रहा था? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है बच्चों, अब इससे आगे 30 तक मैंने आज सॉल्व किया इस लेक्चर में, इस वीडियो में। इससे आगे 30 से आगे मैं अगली वीडियो में डिस्कस करता हूं। तब तक के लिए बाय। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।